Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Sia Verma. I hope you all are doing very well. So आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं 20 मार्च 2024 के डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस विथ रिवीजन एंड स्टैटिक जीके। एंड आल्सो ये जो क्वेश्चन है ये पार्ट है डेली 20 एमसीक्यू सीरीज का जो कि आपको जीके टुडे के एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। And if you want to support GK Today financially, then please do subscribe, else we are unable to survive a long time. So start करते हैं हमारा सेशन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज Noctis volcano, a recently discovered massive volcano, was found on which planet? So हाल ही में खोजा गया विशाल ज्वालामुखी नॉक्टिस ज्वालामुखी किस ग्रह पर पाया गया था? सो आंसर होगा इस क्वेश्चन का मार्स मंगल ग्रह पर। सो रिसेंटली रिसर्चर्स ने एक बहुत बड़े वोल्केनो की डिस्कवरी करी है जिसका नाम है नॉक्टिस वोल्केनो। इसकी जो डायमेंशन है 9022 इसकी हाइट है एंड 450 किलोमीटर ये वाइड है, जो कि इसे माउंट एवरेस्ट से भी 200 मीटर टॉलर बनाता है। फाइन। इसकी लोकेशन की बात करते हैं। इसकी जो लोकेशन है वो एक प्लेस पर है जिस प्लेस का नाम है नॉक्टिस लेब्रिंथस। सो ईस्टर्न नॉक्टिस लेब्रिंथस पर डिस्कवरी की गई है इस विशाल मैसिव वोल्केनो की। और आल्सो मार्स पर सिचुएटेड एक कूल फीचर जिसका नाम है वैलिस मैरिनरिस के नियर बाय ये वोल्केनो पड़ता है। वैलिस मैरिनरिस ये घाटी सिस्टम है, कैनियन सिस्टम। फाइन। सो इसको हम लोकेट कर सकते हैं नॉक्टिस लेब्रिंथिस के नियर बाय और आल्सो वैलिस मैरिनरिस के नियर बाय जो कि कैनियन सिस्टम है मार्स प्लैनेट पर। फाइन। सो रिसर्चर्स को जस्ट रैंडमली टेलीस्कोप पर देखकर ये वोल्केनो नहीं मिला है, उन्होंने काफी सारा डेटा यूज किया है। डेटा यूज किया गया है नासा के डिफरेंट मिशंस का और ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी की मिशंस का। एनएसए के जो मिशन रहे वो है मैरिनर 9, वाइकिंग ऑर्बिटर 1 एंड 2, मार्स ग्लोबल सर्वेयर, मार्स ऑडिसी, मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर मिशन और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मार्स एक्सप्रेस मिशन। सो इन डिफरेंट मिशंस के डेटा को यूज करके रिसर्चर्स ने इस ह्यूज वोल्केनो की डिस्कवरी की है। फाइन। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, पूरे सोलर सिस्टम में जो 3 जॉइंट वोल्केनो है वो सिचुएटेड है मार्स प्लैनेट पे और जिनका नाम है एस्क्रियस मॉन्स जो कि नॉर्थ में लोकेटेड है, पावोनिस मॉन्स जो कि सेंटर में है एंड आर्सिया मॉन्स जो कि साउथ में है। एक रीजन में, कौन सा रीजन? थार्सिस। सो इस वोल्केनो को हम एक रीजन थार्सिस के बेसिस पे भी लोकेट कर सकते हैं। सो ईस्टर्न साइड, थार्सिस रीजन के ईस्टर्न साइड पर सिचुएटेड है ये वोल्केनो। थार्सिस रीजन है वो एक बिग रेज्ड एरिया है, बेसिकली अ ब्रॉड रीजनल टोपोग्राफिक राइज ऑन द मार्स प्लैनेट। सो इसके बेसिस पे भी लोकेट किया जा सकता है मार्स सिचुएटेड इस मैसिव वोल्केनो की। फाइन। सो जस्ट हैव टू रिमेंबर 2 पॉइंट्स। मार्स पे जो वोल्केनो मिला है उसका नाम नॉक्टिस वोल्केनो और यहाँ पर 3 जॉइंट वोल्केनोज भी सिचुएटेड है जो कि कंप्लीट सोलर सिस्टम में सबसे बड़े हैं, जिनका नाम है एस्क्रियस, पावोनिस एंड आर्सिया। फाइन। सो यहाँ पर जो कीवर्ड यूज हुआ है वो है वोल्केनो। सो रिसेंटली वोल्केनो से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहे हैं हम उसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो द क्वेश्चन इज द रीसेंट इरप्शन ऑफ माउंट उलोन वोल्केनो हैपेंड इन विच कंट्री? सो हाल ही में माउंट उलोन ज्वालामुखी का विस्फोट किस देश में हुआ? सो आंसर होगा पापुआ न्यू गिनी। फाइन। नेक्स्ट इज माउंट सेंट हेलेंस इज एन एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो लोकेटेड इन विच कंट्री? सो माउंट सेंट हेलेंस एक सक्रिय स्ट्रेटोवोल्केनो है जो कि किस देश में है? यूएसए में है। नेक्स्ट, टाउपे वोल्केनो विच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सो किस कंट्री में लोकेटेड है टाउपे वोल्केनो? सो ये है न्यूजीलैंड में। एंड नेक्स्ट इज माउंट फैग्रेडल फ्याल इज वोल्केनो सिचुएटेड इन विच कंट्री? सो माउंट फैग्रेडल फ्याल जो कि एक वोल्केनो है किस कंट्री में स्थित है? सो आंसर होगा आइसलैंड में है ये। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय ट्रैफिक एंड WWF इंडिया, विच स्टेट हैज स्टॉप्ड in the illegal trade of shark body parts?
सो रिसेंटली ट्रैफिक और WWF इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार शार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? सो इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि है इलीगल ट्रेडिंग ऑफ शार्क बॉडी पार्ट्स जस्ट लाइक देयर फिन्स। सो शार्क के विभिन्न अंगों के अवैध व्यापार की बहुत बड़ी समस्या है इंडिया में, स्पेशली फॉर फिन्स। और रिसेंटली 2024 के एक डेटा के अकॉर्डिंग, और जो डेटा है वो पब्लिश किया गया है ट्रैफिक और WWF इंडिया के द्वारा। सो तमिलनाडु राज्य ने इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टॉप किया है शार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार में। सो तमिलनाडु ने टॉप किया है इलीगल ट्रेड ऑफ शार्क बॉडी पार्ट्स इन इंडिया। जो डेटा आए वो आए हैं 2010 से 2022 तक के, जिसमें पाया गया है कि अबाउट 65% ऑफ ऑल दी शार्क बॉडी पार्ट, 65% जो सीज किया गया है वो कहाँ से है? तमिलनाडु से है। और इस प्रकार तमिलनाडु बन जाता है बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू दिस इलीगल ट्रेड। फाइन। जनरली इन पार्ट्स को डिफरेंट प्लेसेस पे भेजा जाता है, जस्ट लाइक सिंगापुर हो गया, हांगकांग हो गया, श्रीलंका हो गया एंड मेनलैंड चाइना। फाइन। सो यहाँ पे बात की जा रही है ट्रैफिक की एंड WWF इंडिया की। सो जनरली जो ट्रैफिक है वो एक वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1976 में। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कैम्ब्रिज UK में, जो कि एक जॉइंट प्रोग्राम है WWF और IUCN का। इंडिया में ये आया था 1991 में एज अ ऑपरेटिंग डिवीजन ऑफ WWF इंडिया। फाइन। सो जस्ट हैव टू रिमेम्बर कि ट्रैफिक एंड WWF ने जो रिपोर्ट पब्लिश करी है उसके अकॉर्डिंग इलीगल ट्रेड ऑफ शार्क बॉडी पार्ट्स, इसमें किस स्टेट ने टॉप किया है? तमिलनाडु ने किया है। फाइन। सो यहाँ पर जो कीवर्ड है वो रिपोर्ट्स है। सो रिसेंट की जो रिपोर्ट्स रही है हम उसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अकॉर्डिंग टू UNDP's लेटेस्ट रिपोर्ट? सो UNDP की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा है? सो भारत की रैंकिंग रही है 134। Fine. Next is which organization recently published a first national report on AMR surveillance in India's fisheries livestock sector for 1922? हाल ही में किस संगठन ने 19 से 22 के लिए भारत के मत्स्य पालन पशुधन क्षेत्रों में MAR निगरानी पर पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट पब्लिश करी है? सो ये की है किसने? FAO ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट है according to the CIPRI report, which country ranked as the world's leading arms importer from 19 to 23? So India itself, according to recent released CEWS report, which of the following states have been placed on the top in the water management? So हाल ही में जारी CEW रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस राज्य को जल प्रबंधन में शीर्ष पर रखा गया है? सो जो राज्य है वो है हरियाणा, कर्नाटका एंड आल्सो पंजाब। ये तीन राज्यों को जल प्रबंधन में शीर्ष पर रखा गया है। फाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज recently the Indian Navy has set up its first independent headquarter named नौसेना भवन at which place? So हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वतंत्र मुख्यालय नौसेना भवन कहाँ पर स्थापित किया है? So finally इंडियन नेवी ने अपना पहला डेडिकेटेड हेडक्वार्टर, इंडिपेंडेंट डेडिकेटेड हेडक्वार्टर एस्टेब्लिश कर लिया है। और कहाँ पर है ये बिल्डिंग? दिल्ली में है। सो जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड नौसेना भवन है वो दिल्ली कैंटोनमेंट में सिचुएटेड है और इसको फाइनली इनोग्रेट किया गया है बाय द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह 15 मार्च 2024 को। और इस प्रकार भारतीय नौसेना को मिल गया है उनका पहला इंडिपेंडेंट हेडक्वार्टर दिल्ली में। फाइन। सो इंडियन नेवी की बात की जा रही है, इसका जो मोटो है वो है शम नो वरुणः। शम नो वरुणः ये मोटो है। नेवी डे हम हर साल मनाते हैं 4 दिसंबर को। और प्रेजेंटली जो CNS है, चीफ ऑफ नवल स्टाफ, वो कौन है? R हरि कुमार। इसके अलावा अदर की बात की जाए एयरफोर्स की,
और आर्मी की। सो करंटली आर्मी के लिए जो COAS है वो कौन है? जनरल मनोज पांडे। जनरल मनोज पांडे। एंड जो एयरफोर्स के लिए CAS है वो कौन है? विवेक राम चौधरी। फाइन। सो नेवी से रिलेटेड जो लास्ट क्वेश्चंस रहे हैं हम उसका रिवीजन स्टार्ट करते हैं। So first question is, which naval ship was recently decommissioned after 38 year of service to the Indian Navy? So भारतीय नौसेना में 38 वर्षों की सेवा के बाद हाल ही में किस नौसैनिक जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया? So जो जहाज का नाम है वो है INS निरूपक। इसके अलावा INS चीता, INS गलदार एंड INS कुंभीर। इन 3 नेवल शिप को भी 40 इयर्स की सर्विस के बाद रिसेंटली डिकमीशन सेवा मुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन इन द इंडियन नेवी? सो डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन इंडियन नेवी में किसको अपॉइंट किया गया है रिसेंटली? सो आंसर होगा वाइस एडमिरल AN प्रमोद। फाइन। नेक्स्ट इज, which military exercise did the India Navy's P-8I aircraft participate in Guam? So गुआम में भारतीय नौसेना के P-8 विमान ने किस सैन्य अभ्यास में भाग लिया था? So एक्सरसाइज का नाम है सी ड्रैगन 24। So 2024 का एडिशन and Sea Dragon is the name. Next is, which allied unit of the Indian Navy was involved in the successful rescue of 21 crew members, including 15 Indians from the Liberian flagged vessel MV Leela Norfolk recently? So हाल ही में लाइबेरिया के झंडे वाले जहाज MV लीला नॉर्फॉक से 15 भारतीय सहित 21 चालक दल के सदस्यों के सफल बचाव में भारतीय नौसेना की कौन सी विशिष्ट इकाई शामिल थी? सो आंसर होगा मार्कोस। जो एलिट यूनिट है इंडियन नेवी का नाम क्या है? मार्कोस। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द नेक्स्ट इज, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल वैक्सीनेशन डे 2024? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 का विषय क्या रहा? सो आंसर होगा वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। सो रिसेंटली नेशनल वैक्सीनेशन डे को सेलिब्रेट किया गया और हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है 16 मार्च को। और इस बार जो थीम रही वो है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, टीका सभी के लिए काम करता है। ये जो डे है इसको स्टार्ट किया गया था 1995 से, जब इंडिया को अपने पल्स पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम में सफलता मिली थी। तब से इस डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। आल्सो इस डे को रिमेम्बर किया जाता है WHO के 1988 से जो एफर्ट चल रहे हैं पोलियो को खत्म करने के लिए, पोलियो से मुक्ति के लिए। सो उस दिन को रिमेम्बर करने के लिए भी 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है। सो बेसिकली 2 डेज को डेडिकेटेड है ये प्रोग्राम। 1995 से इंडिया के जो स्टेप्स है पल्स पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए, जिसका जो लक्ष्य है पोलियो से छुटकारा पाना, और WHO के जो एफर्ट्स है 1988 से पोलियो से छुटकारा पाने में, उन्हीं डिफरेंट प्रोग्राम्स को याद करने के लिए नेशनल वैक्सीनेशन डे को सेलिब्रेट किया जाता है 16 मार्च को एवरी ईयर। फाइन। सो डेज की बात की जा रही है, मार्च के डेज का हम रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 2024? सो थीम क्या रही वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे की? सो थीम रही थी इस बार फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल AI फॉर कंज्यूमर, उपभोक्ताओं के लिए अच्छा और जिम्मेदार AI। Which day is celebrated as International Day of Mathematics every year? So 14th मार्च को International Mathematics Day मनाया जाता है हर साल। Next is, what is the theme of the International Day of Action for Rivers 2024? So theme क्या रही? Water for all, सभी के लिए जल, ये थीम रही। Next is, which day is celebrated as CISF Raising Day every year? So हर साल CISF Raising Day ये कब मनाया जाता है? 10th मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट इज जन औषधि डे, ये मनाया जाता है 7 मार्च को। इंटरनेशनल वुमेन्स डे की थीम क्या रही थी? एक्सलरेट प्रोग्रेस, प्रगति को बढ़ाया जाए, ये इसकी थीम रही थी। नेक्स्ट इज विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डिसआर्ममेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस डे एवरी ईयर? सो 5 मार्च को मनाया जाता है। एंड नेशनल सेफ्टी डे ये हर साल 4 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। फाइन। Let's move to the next question. And the next is, recently Indian Army Aviation Corps has established its first Apache attack helicopter unit at which place? So हाल ही में
भारतीय सेना ने भारतीय सेना एविएशन कोर ने किस स्थान पर अपनी पहली अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर इकाई स्थापित की है? सो आंसर होगा जोधपुर, राजस्थान। सो रिसेंटली इंडियन आर्मी एविएशन कॉर्प्स ने अपना सेटअप कर लिया है फर्स्ट यूनिट ऑफ अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, और कहाँ पर? जोधपुर, राजस्थान में। इसके साथ ही इंडियन आर्मी ने अपना फर्स्ट स्क्वाड्रॉन 451 एविएशन स्क्वाड्रॉन को भी एस्टेब्लिश किया है जोधपुर, राजस्थान से, जो कि ऑपरेट करेंगे इन अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को। फाइन। ये जो हेलीकॉप्टर्स है जिनका नाम है AH-64E अपाचे, ये ज्वाइन करेंगे इंडियन आर्मी को अनदर हेलीकॉप्टर्स के साथ जिसका नाम है LCH, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जो कि मेड इन इंडिया है। सो इस प्रकार इंडियन आर्मी को मिल चुके हैं अपने अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे सीरीज के साथ और LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के साथ। कुछ प्रीवियस पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। सो फैब 2020 में इंडिया ने साइन करी थी अपनी सबसे बड़ी डील किसके साथ? बोइंग के साथ, और जो डील की वैल्यू थी वो थी $800 मिलियन, और इसके थ्रू खरीदारी की गई थी अप्रोक्स 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की। फाइन। इंडिया के पास अभी तक केवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स थे, केवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की देखभाल कर रहा था इंडियन आर्मी। बट नाउ विद द स्टार्ट ऑफ अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, इंडिया के पास अब आ चुके हैं अटैक हेलीकॉप्टर्स, और उसी के लिए रिसेंटली इंडिया ने अपना फर्स्ट यूनिट एस्टेब्लिश किया है, कहाँ पर? जोधपुर, राजस्थान में। इसके अलावा एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इंडिया का फर्स्ट LCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रॉन, इसको तैनात किया गया था कहाँ पर? आसाम में, 2022 में। आसाम में जगह का नाम है मीसामरी। सो मीसामरी आसाम में 2022 नवंबर में इंडिया ने अपना फर्स्ट LCH स्क्वाड्रन 351 आर्मी एविएशन को डिप्लॉय किया था, जो कि नियर बाय है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के LAC के। फाइन। सो इंडियन आर्मी की बात की जा रही है, कुछ क्वेश्चंस का हम रिवाइज कर लेते हैं जो कि इंडियन आर्मी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द रैंक ऑफ सूबेदार इन द इंडियन आर्मी? सो भारतीय सेना में सूबेदार का पद पाने वाली पहली महिला कौन बन गई है? आंसर होगा प्रीति रजक। फाइन। नेक्स्ट इज द वेन्यू ऑफ एक्सरसाइज टोपची ऑफ इंडियन आर्मी वाज? भारतीय सेना के अभ्यास टोपची का स्थान क्या रहा? नासिक, महाराष्ट्र। द प्लेस इज नासिक, महाराष्ट्र। फाइन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम रिसेंटली लॉन्च बाय इंडियन आर्मी? सो हाल ही में भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किए गए सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम का नाम क्या है? सो आंसर है इसका संभव। Next is on which date the Indian Army is observed in India? Indian Army Day. So Indian Army Day हर साल मनाया जाता है 15th of January को। Fine. Next question पे move करते हैं. The next is which ministry has consistently ranked amongst the top 10 ministries in grievance redressal assessment index GRAI for 23-24? तो 23-24 के लिए शिकायत निवारण आकलन सूचकांक में कौन सा मंत्रालय लगातार 10 शीर्ष मंत्रालयों में स्थान पे रहा है? सो आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सो हर साल GRAI इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है, जो कि रैंक करता है डिफरेंट गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज को उनके द्वारा पीपल्स की कंप्लेंट एंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बेसिस पर। सो रिसेंटली GRAI 24 इंडेक्स को पब्लिश किया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है वो लगातार शिकायत निवारण आकलन सूचकांक यानी GRAI में 10 टॉप मिनिस्ट्रीज में बनी हुई है कंसिस्टेंटली। फाइन। सो ये जो डेटा है GRAI, इसको कंसेप्चुलाइज एंड डिजाइन किया गया है बाय DARPG। DARPG means Department of Administrative Reforms and Public Grievances. So Department of Administrative Reform and Public Grievance लॉन्च करता है, पब्लिश करता है GRAI, जो कि डिफरेंट गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज को उनके द्वारा लोगों की कंप्लेंट्स एंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के मेथड पर रैंक करता है, एंड लगातार पिछले सालों से टॉप 10 में बना रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और इस साल भी टॉप 10 में रैंक मिली है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को। दैट्स वाई ये क्वेश्चन न्यूज में रहा। फाइन।
सो मिनिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का रिवाइज कर लेते हैं। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री कोलैबोरेटेड विद आईआईटी रुड़की इन ऑटोमेटिव एंड ईवी सेक्टर। सो हाल ही में किस मंत्रालय ने ऑटोमेटिव और ईवी क्षेत्र में आईआईटी रुड़की के साथ सहयोग किया है? सो आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। Fine. Next is PM सूरज पोर्टल recently seen in the news is implemented by which ministry? So हाल ही में समाचारों में देखा गया PM सूरज पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया है? So ये है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। Fine. Next is Prasar Bharati shared audio visuals for broadcast and dissemination is recently launched by which ministry? प्रसार भारती प्रसारण और प्रसार के लिए साझा ऑडियो विजुअल पीएम शब्द हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? सो ये है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। Next day, Electric Mobility Promotion Scheme 2024 recently seen in the news is introduced by which ministry? So इसको भी किया गया है Ministry of Heavy Industries के द्वारा। Fine. Fine. Next question पे move करते हैं and the next is recently who has been appointed as the new chairman of प्रसार भारती? So हाल ही में प्रसार भारती का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? So recently गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है रिटायर्ड आईएएस ऑफिशियल नवनीत कुमार सहगल को एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द प्रसार भारती, जो कि कंट्री का पब्लिक ब्रॉडकास्टर है प्रसार भारती। सो नवनीत कुमार सहगल की अपॉइंटमेंट हुई है एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती। इनका टर्म रहेगा लास्ट 3 सालों तक, 3 इयर्स तक। प्लीज नोट ये जो पोस्ट रही है प्रसार भारती के चेयरमैन की, ये लास्ट 4 इयर्स से वेकेंट है। और जो लास्ट अपॉइंटमेंट हुई थी इस पोस्ट के लिए उनका नाम था सूर्य प्रकाश। सो सूर्य प्रकाश को सक्सीड किया है नवनीत कुमार सहगल ने और नए अपॉइंटमेंट बन गए हैं न्यू चेयरमैन के लिए। सूर्य प्रकाश इनका जो अपॉइंटमेंट रहा था ये रहा था February 2020 तक। Fine. So you just have to remember the name of Mr. Navneet Kumar Sehgal, who has been appointed as the new chairman of Prasar Bharati. So new appointments में जो कुछ questions रहे हैं उनके answers देख लेते हैं। Recently, who has been appointed as the chairman of the CBSE? हाल ही में CBSE के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? So आंसर है राहुल सिंह। Recently, who has been appointed as the लोकायुक्त of मध्य प्रदेश? So मध्य प्रदेश के लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है सत्येंद्र कुमार। Next is recently who has been appointed as the chairman of National Commission for Scheduled Caste? So NCS के लिए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? So आंसर है किशोर मकवाना। Next is who has been appointed as a new secretary of Bihar? बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? So ब्रजेश मेहरोत्रा को। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड नेक्स्ट इज Pandavula Gutta recently seen in the news is officially recognized as the solo geo heritage site of which state? So हाल ही में समाचारों में देखे गए पांडुला गुट्टा को आधिकारिक तौर पर किस राज्य के एकमात्र भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई है? सो रिसेंटली पेंडिबुला गुट्टा जो कि एक स्पेशल प्लेस है तेलंगाना स्टेट में, आंसर है तेलंगाना स्टेट, और वहां की ओनली जियो हेरिटेज साइट है जो कि अपने रॉक आर्ट के लिए फेमस है। सो फर्स्ट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है, तेलंगाना की एकमात्र सोलो जियो हेरिटेज साइट और नाम है इसका पेंडाविला गुट्टा। इसकी डिस्कवरी की गई थी 1990 में। अभी फिलहाल ये न्यूज में क्यों रहा? न्यूज में ये इसलिए रहा क्योंकि रिसेंटली जीएसआई यानी ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक वॉक ऑर्गेनाइज करी यहाँ पर लोगों को अंडरस्टैंड और अप्रिशिएट करने के लिए अबाउट इट्स यूनिक जियोलॉजी ऑफ दिस एरिया। सो इसके लिए जीएसआई ने ऑर्गेनाइज करी एक वॉक
ताकि इसकी वैल्यू और इसको अप्रिशिएट किया जा सके। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं अबाउट दिस प्लेस। फर्स्ट फैक्ट ये है कि हिमालय माउंटेन से भी ओल्डर है। इट इज एक्चुअली ओल्डर देन द हिमालय माउंटेन। अदर फैक्ट ये है कि यहाँ पर एंशियंट केव पेंटिंग्स की भी डिस्कवरी की गई थी, जो कि पैलोलिथिक एरा से रिलेटेड है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। Fine. So the fact it is also has ancient cave paintings from the Paleolithic era. Please also note कि इंडिया के पास अभी तक टोटल 34 नेशनल जोलॉजिकल हेरिटेज मॉन्यूमेंट साइट है और इनके लिए जीएसआई रिस्पॉन्सिबल है, ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी 1851 में, जो कि रिस्पॉन्सिबल है आइडेंटिफाई करने में और प्रोटेक्ट करने में इन एरियाज को। रिसेंटली जो लास्ट 2 डिस्कवरी हुई थी जोलॉजिकल साइट्स की, वो कहाँ पर है? फर्स्ट हिमाचल प्रदेश में हुई थी और दूसरी हुई थी सिक्किम में। लास्ट 2 डिस्कवरीज फ्रॉम दीज 34। सो हिमाचल प्रदेश में नाम था शिवालिक फॉसिल पार्क, जबकि सिक्किम में था लाइमस्टोन ऑफ बक्सा फॉर्मेशन। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते। नेक्स्ट इज रिसेंटली हु रिसीव द प्रेस्टिजियस अवार्ड द पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर हिज फिलैंथ्रोपिक वर्क। सो हाल ही में किसे उनके परोपकारी कार्यों के लिए प्रतिष्ठित पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? सो रिसेंटली मिस्टर रतन टाटा सर, जो कि चेयरमैन रह चुके हैं, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स, उन्हें मिला है द पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड 2024 फॉर हिज फिलैंथ्रोपी वर्क। और ये जो सेरेमनी है ये कहाँ पर हुई? मुंबई में हुई। तो यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड 2024 ये मिला है मिस्टर रतन टाटा सर को। जो अदर ऑनर्स एंड अवार्ड्स है मिस्टर रतन टाटा सर के लिए, वो है पद्म विभूषण, जो उन्हें मिला था 2008 में, पद्म भूषण जो उन्हें मिला था 2000 में। फाइन। प्लीज ऑल्सो नोट पीवी नरसिम्हा राव की बात की जा रही है, जो कि इंडिया के 10th पीएम रह चुके हैं और इनका जो कार्यकाल चला था वो 1991 से 1996 तक रहा। और हाल ही में 9th Feb 2024 को मरणोपरांत इन्हें दिया गया है भारत रत्न। सो रिसेंटली भारत रत्न मिला है पीवी नरसिम्हा राव को मरणोपरांत। फाइन। सो अवार्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। रिसेंटली हु हैज बीन रिसीव्ड द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 24 इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ रेजेनरेटिव मेडिसिन। सो हाल ही में पुनर्योजी चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए किससे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 24 प्राप्त हुआ है? सो आंसर होगा प्रदीप महाजन। Next is recently which ministry has been honored with the award for best performance in accounts during the financial year 2023-24? So हाल ही में किस मंत्रालय को वित्तीय वर्ष 23-24 के दौरान खातों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। फाइन। नेक्स्ट इज पेयजल सर्वेक्षण अवार्ड्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? सो ये जो इनिशिएटिव है ये है मिनिस्ट्री ऑफ housing and urban affair का। Fine. Next is recently which Indian food brand become the first to win an international taste award? So Indian food brand का नाम है Prasuma. Fine. Next question पे move करते हैं। The next is recently how many prisons across the country has certified as Eat Right Campus by the FSI? सो हाल ही में देश भर की कितनी जेलों को फसाई द्वारा ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया है? सो आंसर होगा 100। सो रिसेंटली फसाई द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नियरली 100 प्रिजन को सर्टिफाई किया है एज अ ईट राइट कैंपस नेशन वाइड। अंडर दिस ये जो कैंपस है इनको 5 स्टार रेटिंग मिली है, 5 स्टार में से रेटिंग मिली है और टोटल 3 स्टार रेटिंग की इनको जरूरत है इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के लिए। फाइन। इसी के साथ फसाई ने चलाया था अपना प्रोग्राम मूवमेंट जिसका नाम है ईट राइट इंडिया मूवमेंट, एनएचपी 2000 के साथ, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2000 के साथ चलाया था।
तो 2018 में लॉन्च किया गया था फसाई के द्वारा ईट राइट इंडिया मूवमेंट को। और कौन लीड कर रहा है इसको? फसाई कर रहा है। इसकी टैगलाइन को ध्यान रखना है। टैगलाइन है सही भोजन बेहतर जीवन, ये इसकी टैगलाइन है। 2018 में लॉन्च ईट राइट इंडिया मूवमेंट की टैगलाइन सही भोजन बेहतर जीवन। फाइन। सो इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्विज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सो टोटल 4 क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इन क्वेश्चंस का आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। फाइन। सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ।